मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। चलिए आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में बेटा हमने लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में डिस्कस किया था। चलिए आज हम पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हमारे पास केमिस्ट्री में बहुत टाइप्स की रिएक्शन होती है, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद फिर हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो उसमें फिर बहुत तरह का सब्स्टिट्यूशन होता है, जैसे कि आपने सुना ही होगा SN1 SN2, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इवन बहुत तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो कुल मिला के जितनी भी रिएक्शन है तो वो कितने टाइप्स की होती है आज वो हम पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे एक दो रिएक्शन पढ़ने की डिटेल में। चलिए तो आज अपना टॉपिक है बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हेडिंग लिखिए बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए तो हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा, अगर हम स्टेप्स के बेसिस पे बात करें, कौन सा बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स। किस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेटा, स्टेप्स के बेसिस पर। तो देखो स्टेप्स के बेसिस पर जो है वो रिएक्शन दो तरह की होती है बेटा, एक तो होती है सिंगल स्टेप रिएक्शन और एक होती है बेटा मोर देन वन स्टेप रिएक्शन। मोर देन वन स्टेप मींस मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। तो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम कंसर्टेड रिएक्शन भी बोलते हैं ना। तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो दो तरह की होती है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स के बेस पे बात करें। एक तो होता है बेटा सिंगल स्टेप रिएक्शन। चलिए सिंगल स्टेप रिएक्शन का जो है वो एक और नाम भी होता है बेटा, इसका दूसरा नाम होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन को बोलते हैं बेटा is also known as concerted reaction। इसको हम क्या बोलेंगे, कंसर्टेड रिएक्शन भी बोलेंगे, या फिर कंसर्टेड रिएक्शन के अलावा एक और नाम भी बोलते हैं इसको एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोलते हैं। यहां पे लिख लो और एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन। तो जब भी आप आपकी नोटबुक में कहीं पर पढ़ो कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है या फिर ये कंसर्टेड रिएक्शन है, उसका मतलब क्या होता है बेटा, सिंगल स्टेप रिएक्शन। और सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या होती है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में उसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा बेटा ना, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है। चलिए कि वो एक ही स्टेप में क्या होती है बेटा, कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल है आपके ए जो है, ए से क्या बन गया बेटा, ए से बन गया डी। ए यहाँ पे क्या था आपका, ए यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है और डी यहाँ पर आपका क्या है बेटा, प्रोडक्ट है। तो ए से डी जाने पर सिंपली एक स्टेप में कंप्लीट हो गए बेटा, इसको बोलेंगे सिंगल स्टेप रिएक्शन। कोई समझने वाली बात है नहीं इसमें। दूसरा आता है बेटा, एक आता है मल्टी स्टेप रिएक्शन, एक होता है बेटा मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो मल्टी स्टेप अगर रिएक्शन की बात करें, मल्टी स्टेप रिएक्शन, इस मल्टी स्टेप रिएक्शन का एक और नाम होता है बेटा, जैसे सिंगल स्टेप का होता है कंसर्टेड रिएक्शन, वैसे मल्टी स्टेप को हम बोलेंगे बेटा नॉन कंसर्टेड रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, इज ऑल्सो नोन एज नॉन कंसर्टेड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, नॉन कंसर्टेड रिएक्शन। या फिर बेटा एक और बोलते हैं इसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी बोला जाता है। जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, मल्टी स्टेप रिएक्शन या फिर नॉन कंसर्टेड रिएक्शन, या फिर आप क्या बोल सकते हो बेटा उनको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी हम जनरली उनको बोलते हैं। चलिए अब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे।
फिर कॉपी करना पड़ेगा ना। चलिए, तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो जैसे मान लो वो एक कोई रिएक्शन है बेटा, अभी जो हमने ऊपर रिएक्शन लिया था मान लो वही ले लेते हैं सेम। यहाँ पर कोई रिएक्शन है A to D। ए यहाँ पर हमारा क्या है बेटा, ए हमारा यहाँ पर रिएक्टेंट है और डी बेटा यहाँ पर हमारा क्या है, डी प्रोडक्ट है ना। चलिए, तो अब ये A to D जो है वो सिंगल स्टेप में नहीं जाएगा बेटा, वो क्या करेगा, मल्टीपल स्टेप में। कैसे कि सबसे पहले स्टेप 1 होगी, स्टेप 1 में वो A से B जाएगा बेटा। फिर स्टेप नंबर 2 होगी, स्टेप 2 में फिर B से C जाएगा बेटा। फिर एक स्टेप 3 होगी, फिर स्टेप 3 में वो बेटा क्या जाएगा, C से D में जाएगा। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए बेटा 3 स्टेप्स यूज हुए है ना। तो मोर देन 1 स्टेप जिसमें भी यूज होती है उसी को हम मल्टी स्टेप रिएक्शन बोलते हैं। चलिए, अब दूसरी बात ये होती है बेटा कि एक आता है आपके आरडीएस, एक होता है बेटा आरडीएस। आरडीएस का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या होती है बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आरडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसका मतलब क्या होता है, देखो कि जो केमिकल A to D चला गया बेटा, तो A से D जाने में इसकी रेट क्या है, यानी कि किस स्पीड से जा रहा है। एक तरह से हम बोले रेट का मतलब क्या होता है बेटा, चेंज इन समथिंग डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, यानी कि कितने समय में, कितने चेंज इन टाइम में इसका कितना कंसंट्रेशन A का कितना कंसंट्रेशन D में चला गया, A का कितना कंसंट्रेशन D में कन्वर्ट हो गया। इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, रेट बोलेंगे ना। चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। चलिए, तो उसकी जो रेट है, इस पूरी रिएक्शन की रेट कितनी होगी। तो बेसिकली क्या है बेटा कि इसके 3 स्टेप है और ये तीनों स्टेप जो है वो अलग अलग रेट से होती है। जैसे मान लो कि A से B जाने पर मान लो 5 सेकेंड लगे, A से B जाने पर बेटा मान लो 5 सेकेंड लगे, B से C जाने पर बेटा मान लो कितने सेकंड लगे, 2 सेकंड लगे, है ना। और C से D जाने पर बेटा मान लो 15 मिनट लगे। कितने, 15 मिनट यहां पर लगे। तो देखो आपको दिख रहा होगा बेटा कि ये स्टेप 5 सेकंड में हुई, ये स्टेप 2 सेकंड में हुई, बहुत जल्दी हो गया बेटा, और ये 15 मिनट में। तो ये जो स्टेप है बेटा, ये कौन सी स्टेप है, स्लो स्टेप। ये कौन सी स्टेप है, स्लो स्टेप है। तो जितने भी स्टेप है उनमें से जो स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप हमारी क्या होती है बेटा, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्योंकि जो फास्ट वाली स्टेप है वो तो इतनी जल्दी हो जाएगी कि बेटा आप कुछ ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे कि कितने समय में क्या चेंज हो रहा है ना। तो जो मल्टीपल रिएक्शन होती है उनमें जो सबसे स्लो स्टेप होती है उस स्लो स्टेप को हम बोलते हैं बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि आरडीएस क्या होता है बेटा, तो आरडीएस क्या होता है कि स्लो स्टेप, जो कि स्लो स्टेप को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आरडीएस बोलते हैं बेटा ना। तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, स्लो स्टेप इज ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप इज ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, चलिए, तो ये तो था बेटा कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स की कोई खास बात नहीं थी बेटा, आपने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा। चलिए, अब मेन टॉपिक जो है बेटा आज यहां से स्टार्ट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। टाइप बी ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, या फिर फंक्शन भी आप बोल सकते हो कि फंक्शन क्या हो रहा है, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है या फिर एडिशन हो रहा है या फिर एलिमिनेशन हो रहा है बेटा ना, तो उसको हम मैकेनिज्म ही बोलते हैं। तो ऑन द बेस ऑफ मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म के बेस पर वो कितने तरह का होता है। चलिए, तो मैकेनिज्म के बेस पर क्या बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें तो यहां पे लिखता हूं जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन बेटा वो जनरली 4 तरह का होता है ना, जनरली 4 तरह का होता है। कौन कौन सा बेटा, कौन कौन सा होता है मैकेनिज्म के बेस पर, एक होता है बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक होता है बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
दूसरा होता है बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड होता है बेटा एक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। और एक फोर्थ होता है बेटा एक रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शन भी आती है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है बेटा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। चलिए, तो अब रीअरेंजमेंट में तो इतना कुछ है नहीं, मेन चीज क्या है बेटा, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है और एडिशन है। तो ये तीन मेन है हम जो स्टडी करेंगे। वैसे बीच में कभी कभी रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे। चलिए, तो ये चार तरह से बेसिकली बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शन है ना। अब वन बाय वन सब पे आते हैं बेटा। हेडिंग लिखना, सबसे पहले हेडिंग लिखना बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। पहले इसको क्लियर करेंगे, फिर वन बाय वन हम सबके पास चलेंगे। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है। तो हेडिंग लिखिए बेटा नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए, अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है कि इसमें बेटा क्या होगा कि कोई भी एक ग्रुप या कोई भी एक एटम कि डिस्प्लेस कर देगा किसी दूसरे एटम या ग्रुप को, इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि यहाँ पर कोई एक ग्रुप और एटम जो होता है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है किसी दूसरे एटम और किसी दूसरे ग्रुप से। तो जो रिप्लेसमेंट होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है एटम से एटम का या ग्रुप से एटम का, तो उसी को हम बोलते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको थोड़ा एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं, थ्योरी बेटा बाद में लिखेंगे। एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं पहले। मान लो आपके पास आरसीएल है बेटा। आरसीएल क्या है, आर का मतलब एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड बेसिकली एल्किल हैलाइड है बेटा ना, याद आना चाहिए। तो एल्किल क्लोराइड आपके पास ये है। अब मान लो कि इस पर क्या किया, OH जो है OH माइनस एक आपका न्यूक्लियोफाइल है, उसने अटैक कर दिया बेटा है ना। तो इसमें क्या होगा कि OH क्या करेगा बेटा, R पे अटैक करेगा और उस वजह से Cl क्या है यहां से निकल जाएगा। तो बेसिकली क्या बना बेटा, ये ROH बनेगा और Cl माइनस यहां पर निकल जाएगा। तो इस पूरी रिएक्शन में क्या हुआ कि OH ने, देखा जाए तो क्या हुआ बेटा कि इस पूरी रिएक्शन में OH ने Cl को सब्स्टिट्यूट कर दिया है ना बेटा। ये OH जो है वो किसकी जगह पे आ गया, Cl की जगह पे आ गया। तो किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, Cl को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इस टाइप की रिएक्शन जो होती है उसमें कोई एक एटम या कोई एक ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है किसी कोई दूसरे एटम या दूसरे ग्रुप से, उसी को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए, तो मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं, आप नोट डाउन कर लो बेटा इसकी। रिएक्शन that involve replacement of an atom or group of reactant molecule by another atom और ग्रुप। चलिए बेटा, तो डेफिनेशन में मैंने वही लिखा है कि क्या बेटा कि ऐसी रिएक्शन जो कि क्या इन्वॉल्व करती हो, रिप्लेसमेंट इन्वॉल्व करती हो। क्या इन्वॉल्व करती हो बेटा, रिप्लेसमेंट। किसका, कोई एटम या ग्रुप ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का। किसका, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एटम और ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट कौन करेगा बेटा, किसी दूसरे एटम या ग्रुप से, उसी को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए, एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं बेटा। बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दूंगा, पहला भी दिया था। जैसा कि मान लो आपके पास है एल्किल क्लोराइड है RCl, इसकी रिएक्शन आपने किससे कर दी बेटा, OH माइनस से आपने रिएक्शन कर दी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो OH है बेटा न्यूक्लियोफाइल है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये तो क्या है, एल्किल क्लोराइड है आपका रिएक्टेंट है, और यहाँ पर OH माइनस क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल है। क्या है आपका ये, न्यूक्लियोफाइल। इसने R के ऊपर अटैक किया और यहाँ पे जो Cl है क्या बेटा, ये लिविंग ग्रुप, पता ही है आपको, तो यहां से निकल जाएगा। तो ये R और OH ये तो बन गया आपका प्रोडक्ट,
और यहाँ पे क्या निकल गया बेटा, Cl माइनस यहाँ पर चला गया। तो ये भी क्या हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट का ही बेटा क्या है, एग्जाम्पल है। यहाँ पर OH ने किसको डिस्प्लेस कर दिया बेटा, Cl को डिस्प्लेस कर दिया। चलिए एग्जाम्पल 2 बताते हैं। जैसे मान लो ये बेंजीन है बेटा ना, अब आपको कुछ 11th क्लास की याद दिलाते हैं। अगर बेंजीन की रिएक्शन आप क्लोरीन से करते हो, है ना, बेंजीन की रिएक्शन आपने क्लोरीन से किया, किसकी प्रेजेंस में बेटा, अनहाइड्रस FeCl3, और थोड़ा सा गर्म कर दो, करना चाहो तो अनहाइड्रस FeCl3। तो आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, तो हो सकता है कई बच्चों को याद आ गया होगा बेटा, 11th क्लास का याद आ जाना चाहिए आपको, है ना। यहाँ पर क्या होता है बेटा कि यहाँ पर बेंजीन में सब जगह हाइड्रोजन होता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो डिस्प्लेस हो जाएगा बेटा। तो याद करो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनेगा Cl, और यहां से जो हाइड्रोजन निकला वो Cl के साथ चला जाएगा, क्या बनेगा बेटा, HCl। तो ये भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है बेटा। क्यों है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसने कर दिया बेटा, क्लोरीन ने, है ना बेटा, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये भी किसमें आएगी बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही आती है। चलिए जैसे मान लो एग्जांपल नंबर 3 है बेटा, आपने ए लिया बेटा, ROH एल्कोहल है। अब एल्कोहल की रिएक्शन आपने HCl से कर दिया, एल्कोहल की रिएक्शन किससे कर दिया बेटा, आपने HCl से। तो बेसिकली यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो बनेगा, यहाँ पर क्या होगा, जो Cl माइनस है और H क्या बेटा प्लस, तो ये Cl माइनस क्या करेगा बेटा, इस OH को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये RCl बनेगा बेटा, और ये H और OH मिलके क्या हो जाएगा, H2O बन जाएगा। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पर। तो ये रिएक्शन भी बेटा किस कैटेगरी में आएगी, सब्स्टिट्यूशन वाले में आएगी। यहाँ पर Cl ने OH का क्या किया बेटा, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है बेटा। तो आप समझ गए होंगे बेटा कि कोई भी एक एटम या ग्रुप क्या करे कि रिएक्टेंट के एटम या रिएक्टेंट का कोई ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दे, तो उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए एग्जांपल नंबर 4 समझते हैं बेटा। मान लो आपके पास है RCOCl, ये एसिड हैलाइड है बेटा, एसिड क्लोराइड। आपको फंक्शन ग्रुप आता है बेटा एसिड हैलाइड, और एसिड हैलाइड में यहां पर आपके पास क्या है बेटा, कौन सा हैलाइड है, क्लोरीन है। तो इसके लिए हम क्या नाम लिखेंगे, इसको एसिड क्लोराइड। क्या लिखेंगे बेटा, इसको एसिड क्लोराइड लिखेंगे, है ना। चलिए अब मान लो अगर आपने एसिड क्लोराइड की रिएक्शन किससे कर दी बेटा, आपने H2O से कर दी इन प्रेजेंस ऑफ H+। देखो अभी आपको ये रिएक्शन ध्यान नहीं रखना है कि क्या कैसे क्या, आपको सिर्फ अभी सब्स्टिट्यूशन समझा रहा हूं मैं। चलिए तो अब इसमें क्या होगा, जो आपका H2O बेटा, आप जानते हो H2O में क्या होता है, आपके पास H+ होता है और OH- होता है। तो यहाँ का जो OH- है वो OH- क्या करेगा बेटा, OH- किसको रिप्लेस कर देगा, इस Cl को रिप्लेस कर देता है। तो क्या हो जाएगा कि RCO, ये Cl की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, OH आ जाएगा, और जो Cl निकलेगा वो H के साथ जाएगा, क्या बन जाएगा, HCl चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि Cl का सब्स्टिट्यूशन हो गया बेटा, किससे, OH से। तो इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आगे ये भी याद रखना बेटा कि एसिड क्लोराइड जो है या COCl वाला पार्ट है, जैसे उसकी रिएक्शन किससे करते हैं, H2O से। H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये H+ यहाँ पे क्या बताता बेटा, एसिड बताता है ना। तो क्या होगा, वहां पर Cl निकल के OH लग जाएगा। तो ये भी एक क्या है बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। चलिए एक और लास्ट एग्जांपल देते हैं आपको, उससे पूरा समझ में आ जाना चाहिए। मान लो बेटा कि आपका बेंजीन है और बेंजीन पे लगा हुआ है CH3, इसको आप क्या बोलेंगे, टोलुएन हम बोलते हैं ना। अब मान लो इसकी रिएक्शन आपने Cl2 से कर दी, क्लोरीन से, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आप बताओ कि हेलोजन से रिएक्शन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये तो आपको भी थोड़े 2-4 लेक्चर पहले मैंने बताया था, क्या होगा बेटा, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो कौन सी रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन ही होती है। किसका सब्स्टिट्यूशन होगा बेटा, यहाँ पर अगर हेलोजन और सनलाइट है तो ये कौन सा होगा बेटा, बेंजाइल हाइड्रोजन का, याद आ रहा है, अल्फा कार्बन का। तो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा बेटा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या था, CH3, उसकी जगह क्या बचेगा बेटा, CH2, और एक क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, और यहां से जो हाइड्रोजन निकला वो इसके Cl के साथ चला जाएगा। तो ये भी क्या हुआ बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। ये क्लोरीन ने
हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है ना। ये आपको पता लग जाना चाहिए बेटा कि देखो अभी जो मैंने बेंजीन का एग्जांपल लिया था उसकी रिएक्शन भी मैंने हेलोजन से की थी, तब तो मैंने बेंजीन वाला हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किया था। अभी भी मैं रिएक्शन हेलोजन से कर रहा हूं तो मैं भी बेंजीन वाला सब्स्टिट्यूट नहीं करके ये बेंजाइल पोजीशन पे अल्फा कार्बन वाला सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या है यहाँ पर, सनलाइट। याद रखना वहां पर जब FeCl3 हो बेटा है ना, कोई भी AlCl3 भी आ जाए, FeCl3 आ जाए, जिनको हम लेविस एसिड बोलते हैं बेटा ना, तो हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, उस कंडीशन में क्या होगा बेटा कि बेंजीन वाले हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है। ये आगे पढ़ेंगे हम, वो तो मैंने अभी 11th क्लास में पढ़ाया था इसलिए बता रहा हूं। लेकिन सनलाइट आ जाए बेटा तो बेंजाइल वाला होगा। चलिए, तो अभी तक हमने क्या समझा बेटा कि सब्स्टिट्यूशन होता क्या है ना। तो जब कोई एक ग्रुप या एटम किसी दूसरे ग्रुप एटम को क्या करे बेटा, डिस्प्लेस कर दे, उसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात करते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कितने तरीके की होती है। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कितने तरीके की होती है बेटा ना। चलिए, तो अगला हेडिंग लिखिए बेटा, टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो 3 टाइप की होती है बेटा। कौन सी होती है? 3 टाइप्स की। पहला होता है, एक होता है बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक होता है बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं बेटा FSR, यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FSR है ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक होगा बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगा बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि NS और R। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे बेटा? NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक होते बेटा, थर्ड होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको बोलेंगे हम ESR, है ना बेटा। तो ये शॉर्ट फॉर्म भी याद रहे। तो क्या हुआ बेटा कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कितने तरह की होती है? 3 तरह की। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इनमें से हम बात करें किसकी बेटा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अगर इनमें से हम बात करें बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो ये आपको अभी मैंने जब प्रिपरेशन करवाई थी एल्किल हैलाइड की तब मैं पढ़ा चुका हूं। दूसरा, आपने ये 11th क्लास में भी पढ़ा होगा बेटा, है ना, आपने ये 11th क्लास में पढ़ा होगा। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है, तो आपने ये पढ़ा होगा बेटा ना। तो मैं यहाँ पर ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपने 11th में अच्छे से पढ़ लिया होगा। हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा अभी किसकी? अगला न्यूक्लियोफिलिक फ्री इलेक्ट्रोफिलिक। चलिए, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने तरीके की होती है बेटा? 3 तरीके की होती है ना। चलिए, थोड़ा सा हिंट। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बेटा? न्यूक्लियोफिलिक की बात करेंगे। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। तो फ्री रेडिकल हेडिंग लिखिए बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके बारे में आपको अगर अच्छे से डिटेल में पढ़ना है बेटा तो आप 11th क्लास में पढ़ना, वहां पे अच्छे से है। तो मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा बेटा ना, एग्जांपल से। अच्छा, फ्री रेडिकल बनने के लिए देखो, फ्री रेडिकल कब बनता है बेटा? जब होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है ना।
और होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कब होता है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो आपको याद रखना है कि वो रिएक्शन जिसमें सनलाइट की प्रेजेंस में होती है या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, वो उनमें हमेशा फ्री रेडिकल बनेगा और वो रिएक्शन क्या होगी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए, तो एग्जांपल नंबर 1 की बात करते हैं। जैसे मान लो बेटा कि मेरे पास मीथेन है। अब CH4 की रिएक्शन आप किससे कर दो? Cl2 से कर दो। किसकी प्रेजेंस में बेटा? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि मीथेन का एक हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? CH3Cl बन जाएगा बेटा। हो जाएगा, जो हाइड्रोजन निकला है वो ऐसा हो जाएगा। तो ये इसका एग्जांपल बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। दूसरा मान लो कि जैसे CH3Cl बना। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट बनते जाते हैं बेटा, है ना। मान लो सपोज दैट आपने क्या किया कि जो Cl लिया वो क्या लिया बेटा? एक्सेस में लिया। क्या लिया? एक्सेस में लिया। तो फिर क्या हो जाएगा कि जो आपका CH3Cl बना है वो फिर से Cl2 से रिएक्ट कर जाएगा और फिर क्या होगा बेटा? यहाँ पे फिर इसका एक और हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा Cl से। तो यहां पर अब बचेगा CH2 और Cl2, ठीक है। और जो हाइड्रोजन निकला है वो Cl से मिलकर फिर Cl हो जाएगा। एक्चुअली क्या है? दूसरा फिर बेटा Cl के एक्सेस में है। एक्सेस का मतलब जितना आप यूज करना चाहो फिर कर सकते हो। तो फिर से क्लोरीन आएगा और फिर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो क्या बनेगा बेटा? CHCl3। और CH3 को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोले बेटा? इसको क्लोरोफॉर्म भी हम बोलते हैं, ठीक है। फिर से मान लो कि फिर से क्लोरीन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बेटा ये आपने एक्सेस में लिया हुआ है, तो इस हाइड्रोजन को भी कर देगा। तो क्या बचेगा बेटा? CCl4 बनेगा। इसको हम बोलते हैं बेटा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं। ठीक है ना बेटा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसको बोलेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसको बोलते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है बेटा, फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है। पायरीन भी इसको हम बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन थी बेटा, इसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट हुआ। तो लेकिन सब्स्टिट्यूशन कौन सा होगा बेटा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे होगा? थोड़ा सा हिंट मैं आपको दूंगा बेटा कि यहां पर, चलो इसको कॉपी कर लो, मैकेनिज्म थोड़ा अलग से बता देंगे बेटा ना, पूरा नहीं तो थोड़ा सा देखेंगे। चलिए, तो पता करने का तरीका वही है बेटा। अब देखो सनलाइट है या पेरोक्साइड है वो वाला। तो यहाँ पर अगर मैकेनिज्म की बात करें बेटा, तो मैकेनिज्म में क्या होगा कि जो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, जैसे Cl है बेटा आपके पास, है ना, ये Cl2 जो है वो सबसे पहले सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा बेटा कि Cl डॉट में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बेटा। तो यहाँ बन जाएगा आपका फ्री रेडिकल, ये बन गया क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब एक क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करेगा बेटा? ये जो आपका CH4 है, CH4 के पास कौन आएगा? क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो क्या करता है बेटा कि जो फ्री रेडिकल है वो एक नए फ्री रेडिकल को जनरेट करेगा। तो यहां से क्या होगा कि यहाँ पे CH3 और H ऐसा मान लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर जो कार्बन और जो हाइड्रोजन, जैसे मान लो CH4 क्या होगा बेटा? ये वाला होगा ना, ये वाला। तो यहाँ पर जो ये एक बॉन्ड है इसका भी क्या हो जाएगा बेटा? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा? वो हाइड्रोजन के पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन CH3 के पास आ जाएगा। फिर जो एक डॉट हाइड्रोजन डॉट आएगा, इस डॉट से कौन रिएक्शन कर लेगा बेटा? ये Cl डॉट रिएक्शन कर लेगा और क्या बन जाएगा? HCl यहाँ पर बन जाएगा। तो ये H डॉट और Cl डॉट रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? HCl बन गया। लेकिन यहाँ फिर क्या बच गया बेटा? CH3 डॉट बच गया। क्या बच गया? CH3 डॉट, जिसको आप बोल सकते हो ये क्या बना बेटा? मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या बना? मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ये भी याद रखना बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन बनता है बेटा? मिथाइल बनता है। सॉरी, इंटरमीडिएट कौन बनता है? फ्री रेडिकल बनता है। तो इस तरह से रिएक्शन चलती जाएगी। वापस से फिर क्या होगा बेटा? स्टेप 3 में जैसे मान लो फिर क्या होगा कि ये CH3 डॉट है ना, अभी फिर किसके पास जाएगा बेटा? Cl2 के पास जाएगा, है ना। किसके पास? Cl2 के पास जाएगा। तो ये Cl2 के पास जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर कि यहां से ये Cl और Cl, तो इसका फ्री रेडिकल हो जाएगा, है ना, इसकी प्रेजेंस में। तो CH3 डॉट और Cl मिलके क्या बन जाएगा बेटा? CH3Cl, CH3Cl और प्लस Cl डॉट। तो ये आपका बेटा देखो कौन सा बन गया? पहला प्रोडक्ट बन गया। अब ये Cl क्या करेगा? फिर Cl वापस से रिएक्शन करेगा, यानी कि चलता ही जाएगा बेटा जब तक वो चारों प्रोडक्ट नहीं बन जाते हैं। तो वो सब मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा बेटा, है ना। चलिए, तो ये होगा बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंटरमीडिएट क्या बनता है? फ्री रेडिकल। इसमें एक और एग्जांपल से मैं समझाऊंगा बेटा
एक और एग्जांपल ले लो मीथेन के अलावा, ये तो मीथेन वाला लिया। अभी बेंजीन वाला ले लो बेटा ना, बेंजाइल वाला, जैसे एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, ये जब टोल्यूइन की रिएक्शन, या ये बेंजाइल है ना, टोल्यूइन है बेटा, है ना बेंजाइल कार्बन, या तो टोल्यूइन की रिएक्शन किससे करे बेटा, Cl2 से, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये बेंजाइल वाला कार्बन या अल्फा कार्बन पे क्या होगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH2 और Cl और HCl। तो ये भी कौन सी बेटा, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। चलिए, तो ये मैंने 2 एग्जांपल से बेटा समझा दिया है, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। रीजन इसका यही है क्योंकि ये 11th का पार्ट है। और दूसरा, हमने जो अभी प्रिपरेशन किया था, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, आप वहां पे देख सकते हैं, वहां पे थोड़ा हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा आता है बेटा अपने पास, दूसरा आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा। अभी कौन सा आता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम बोलेंगे बेटा NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम बोलेंगे बेटा NSR। अब अगर हम सबसे एल्किल हैलाइड की बात करें, किसकी बात करें बेटा, एल्किल हैलाइड, हम RX की बात करें, तो याद रखना बेटा कि एल्किल हैलाइड, अभी मैं अराइल हैलाइड की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, सिंपल एल्किल हैलाइड, जैसे कि CH3Cl या CH3 CH2 Cl, सिर्फ अल्काइल हैलाइड की, या फिर जिसको आप एल्किल हैलाइड, कई बच्चे क्या बोलते होंगे, अल्काइल हैलाइड भी बोलते होंगे, या फिर कई जगह पे इसको हेलो एल्केन भी बोलते होंगे, है ना बेटा, वो एक ही चीज है, हेलो एल्केन। तो याद रखना बेटा कि एल्किल हैलाइड या मैं बोलूं हेलो एल्केन, वो कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिना सोचे समझे याद रख लेना कि जो एल्किल हैलाइड है वो क्या होते हैं बेटा, कौन सी रिएक्शन करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट लिख देता हूं कि एल्काइल हैलाइड्स, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, हेलो एल्केन्स भी आप बोल सकते हो। तो एल्किल हैलाइड जिसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन्स undergoes न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इसका मतलब क्या होता है बेटा, हर एक जो कंपाउंड होता है, हर मतलब जो कंपाउंड होते हैं उनकी खुद की ऐसी कोई नेचर होती है कि वो पर्टिकुलर रिएक्शन करना पसंद करते हैं, या फिर उसमें होती है। जैसे मैं अगर एल्किन की बात करता हूं ना, तो एल्किन में क्या होता है कि एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। तो एल्किन में मैक्सिमम टाइम कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, कि उसमें एक पाई बॉन्ड क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, और एक कुछ भी यहाँ आके क्या होगा, XY यहाँ पर एड हो जाएगा, पाई बॉन्ड डिसोसिएट होगा, और वो पाई बॉन्ड की जगह पे कुछ ना कुछ आके यहाँ पर डिसोसिएट हो जाएगा XY। जैसे मान लो कि यहाँ पर रिएक्शन किया मैंने HX से किया, हेलोजन एसिड से किया, है ना, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड डिसोसिएट होगा, और एक पे H लग जाएगा बेटा और एक पे X लग जाएगा। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो क्या हुआ कि जो एल्कीन है, एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी हो गई, तो वो कौन सी होती है, एडिशन रिएक्शन। कि एल्कीन हमेशा या ज्यादातर टाइम या मैक्सिमम टाइम कौन सी रिएक्शन करना पसंद करेगा, वो अपनी इच्छा से एडिशन रिएक्शन। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि एल्किल हैलाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है, या एल्किल हैलाइड कौन सी रिएक्शन करते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना ये पसंद करेंगे। चलिए, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, तो सिंपल सा बेटा, बहुत ही सिंपल है। सब्स्टिट्यूशन होगा विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या बेटा, सब्स्टिट्यूशन होगा विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि जो अटैक करेगा आपका, अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से रिएक्टेंट के किसी एटम या ग्रुप का सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और इसी रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे मान लो एक एग्जांपल से करते हैं बेटा, वापस से वही RX। देखो जब चैप्टर ही एल्किल हैलाइड है बेटा, तो एग्जाम्पल भी RX ही लेना पड़ेगा ना एग्जाम्पल में।
नहीं तो कई बच्चे बोल रहे होंगे सर आप बार बार RX को ही क्यों लेते हैं, क्यों, क्योंकि चैप्टर ही वही है बेटा। चलिए, तो आपका ये RX है बेटा, अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पर कौन अटैक करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल याद रखना बेटा, अटैक किसके ऊपर करता है बेटा, वो R के ऊपर अटैक करता है। अटैक करने का मतलब क्या हो रहा है कि रिएक्शन कर रहा है ना, अटैक करने का मतलब क्या हो रहा है, उससे रिएक्शन कर रहा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल मैं पूरा लिख देता हूं यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल, ये NU माइनस क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल RX से रिएक्शन करेगा तो R पे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, X यहाँ से निकल जाएगा, और X क्या बेटा, लिविंग ग्रुप है, आपको पता होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, RNU, यानी कि इससे अटैच हो जाएगा, और ये क्या निकल जाएगा बेटा, X माइनस निकल जाएगा, दोनों लेके बेटा ना। आपको ये क्या बना बेटा आपका, ये आपका बन गया प्रोडक्ट, और ये आपका क्या बना, ये आपका है लिविंग ग्रुप। क्या बेटा, आपका लिविंग ग्रुप है, और ये आपका क्या था, रिएक्टेंट। तो देखो हुआ क्या, सब्स्टिट्यूशन हुआ बेटा किसका, हेलोजन का। किसने किया, न्यूक्लियोफाइल ने किया। किसने किया, न्यूक्लियोफाइल ने। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो भी रिएक्शन में सब्स्टिट्यूट कौन करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल, उसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कितने तरीके की होती है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कितने तरीके की होती है बेटा। तो अगला है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है बेटा, वो 3 टाइप्स की होती है। एक होती है बेटा SN2 रिएक्शन, एक होती है SN1 रिएक्शन, एक होते है बेटा SNI रिएक्शन। एक होता है SN2 रिएक्शन, एक होता है SN1 रिएक्शन, एक होता है SNI रिएक्शन। तीनों का फुल फॉर्म मैं लिख दूंगा बेटा 1 बाय 1, वैसे पता होना चाहिए बेटा। SN2 को हम बोलते हैं बाय मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो 2 का मतलब क्या होगा बेटा, बाय मोलिकुलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर 1 का मतलब क्या होगा, यूनी मतलब 1, तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। I का मतलब इंट्रा मोलिक्यूल, यानी कि एक ही मोलिक्यूल के अंदर, इंटर नहीं बोला है बेटा मैंने, इंट्रा बोला है, इंट्रा मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पीछे से रीड करना है बेटा ना, देखो SN2 लिखा है ना, तो पीछे से रीड करो। 2 का मतलब बाई मोलिक्यूल, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए तो अब हम 1 बाय 1 बेटा सबको पढ़ेंगे, है ना। चलिए तो हेडिंग लिखिए बेटा, हेडिंग लिखिए नंबर A, SN2 रिएक्शन। अब SN2 का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, मैं लिख देता हूं यहां पर, बाय मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या हो गया बेटा, SN2 का मतलब क्या हो गया, बाय मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पीछे से रीड करना है बेटा ना। चलिए अब इसमें होगा क्या, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ये पहली बात तो बेटा ये 2 यहां पर क्यों लगा है, इसके बहुत सारे रीजन। इसका ऑर्डर क्या होता है बेटा, रिएक्शन का ऑर्डर 2 होता है। अब ये ऑर्डर क्या होता है, सब कुछ 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल से। चलिए तो मान लो आपके पास क्या है बेटा, कोई एक कंपाउंड है। याद रखना बेटा, कंपाउंड क्या मान ली, किरेल कार्बन वाला मान लेते हैं। जैसे इसकी एक वैलेंसी में क्या है, एक तरफ मान लेते हैं कि लिविंग ग्रुप, ये L लिख दिया मैंने। L का मतलब क्या होगा बेटा, लिविंग ग्रुप, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। चलिए एक मैंने क्या लिख दिया बेटा, CH3 लिख दिया। यहाँ पे 2 वैलेंसी बची है, एक मैंने अबव द प्लेन वैलेंसी लगा दी, एक मैंने बिलो द प्लेन वैलेंसी लगा दी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए बेटा कि ये कार्बन जो होता है इसके sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, टेट्राहेड्रल होता है। तो आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को, जैसे 4 है ना, एक कार्बन के 4 होते हैं,
तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है बेटा, उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, वेजडेस वाले फॉर्मूले से ना। ये कौन सा फॉर्मूला है बेटा, वेजडेस वाला फॉर्मूला। इसमें वेजडेस वाले फॉर्मूले में आप क्या करते हैं बेटा, कि जो दो वैलेंसी है, दो वैलेंसी तो क्या रहती है बेटा, प्लेन ऑफ पेपर में रहती है। एक क्या रहती है बेटा, अबव दी प्लेन रहती है, और एक वैलेंसी क्या होती है, बिलो दी प्लेन होती है। और इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, वेजडेस फॉर्मूला के नाम से हम जानते हैं इसको। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, मान लो यहां पर लिया कोई आर जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहां पर मैंने ले लिया बेटा कोई आर डैश यहां पर है, और यहां पर मैंने ले लिया आर डबल डैश, और यहां पर एक लिविंग ग्रुप। चलिए, है ना, ध्यान है ना बेटा, थोड़ा सा क्या है कि मैं तीनों अलग अलग लिया है ना। ये आर अलग है, आर डैश अलग है, आर डबल डैश अलग है, और ये एल अलग है। तो चारों में मेरे क्या है, अलग अलग हो गया। तो ये कार्बन क्या हो गया मेरे, तो ये कार्बन किरेल कार्बन हो गया बेटा ना। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार तीनों, मतलब ये कार्बन किरेल ही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। चलिए, अब क्या हुआ बेटा कि जो ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका क्या है, ये आपका रिएक्टेंट है। अब इस रिएक्टेंट पे जैसे आप न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करेंगे, तो याद रखना बेटा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा पीछे से अटैक करेगा। देखो ना, कहां से अटैक करेगा बेटा, यहाँ पर। तो अब वो क्या होगा बेटा कि जैसे मान लो वो या तो इधर से पीछे से अटैक कर सकता है, या फिर आगे से अटैक कर सकता है ना। ध्यान से समझना बेटा कि या तो वो आगे से अटैक कर सकता है या फिर पीछे से अटैक कर सकता है। लेकिन एक्चुअली अगर मान लो बेटा उसने आगे से अटैक किया, तो जो लिविंग ग्रुप मिलेगा उसको ना, लिविंग ग्रुप क्या है बेटा, ये भी नेगेटिव ही है, जैसे X माइनस होता है बेटा ना। ये क्या होगा, जैसे X माइनस होता है, तो लिविंग ग्रुप मिलेगा। तो इस नेगेटिव और इस न्यूक्लियोफाइल भी क्या है बेटा, नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, ये भी क्या होता है, माइनस होगा। तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से ये इधर से अटैक नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से होगा क्या, इस वजह से होगा क्या बेटा, कि वो पीछे से अटैक करेगा। कहां से अटैक करेगा, पीछे से। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा कि पीछे से अटैक करेगा, तो यहाँ पे पीछे से अटैक करेगा। जैसे जैसे ये अटैक करेगा, वैसे यहाँ से लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल भी चला जाएगा। और ये जो इसका अटैक करना और इसका यहां से निकलना, ये बहुत धीरे धीरे होता है बेटा ना, बहुत क्या होता है, धीरे धीरे होता है। तो ये कौन सी स्टेप होगी बेटा, स्लो स्टेप होगी। और आप जानते हो थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि जो स्लो स्टेप होती है वही उस रिएक्शन की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, अब बीच में क्या होगा बेटा कि यहाँ पर एक स्टेट आएगी अपने पास। स्टेट क्या आएगी कि उस स्टेट में ये लगभग ऐड हो चुका होगा, और ये लगभग यहाँ से निकल चुका होगा। यानी कि ये जस्ट ऐड होने वाला होगा और ये जस्ट निकलने वाला होगा। तो उस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। उस स्टेट को हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। चलिए, अब तो ट्रांजिशन स्टेट में यानी कि याद रखना बेटा कि ना इसने बॉन्ड भी नहीं बनाया होगा, जस्ट बनाने वाला होगा ना, और ये इसका बॉन्ड टूट चुका होगा और ये जस्ट निकलने वाला होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात को बेटा, ये बॉन्ड बनाने वाला होगा, है ना, जस्ट मतलब लिमिट में होगा, बॉन्ड बनाने वाला होगा, लेकिन अभी बनाया नहीं है। ये इसका बॉन्ड टूट चुका होगा और ये जस्ट निकलने वाला होगा। तो आप सोचिए किसी की एक वैलेंसी फ्री बच जाएगी बेटा, वो कैसे देखना। देखो ये कार्बन है, तो देखो ये आर मैंने ऊपर कर दिया बेटा, ये जो ये एबो दी प्लेन वाला था बेटा ये आर डैश, और ये क्या था अपना ये बिलो दी प्लेन वाला आर डबल डैश। अब क्या है बेटा कि यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इधर से यहाँ पे कौन है बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये जस्ट अभी बॉन्ड बनाने वाला है, अभी बनाया नहीं है ना। और जो लिविंग ग्रुप था, वो लिविंग ग्रुप क्या है बेटा, जस्ट निकलने वाला है। तो इन दोनों में कोई भी प्रॉपर बॉन्ड नहीं बचा बेटा, है ना। तो अब जब प्रॉपर बॉन्ड नहीं बचा, तो इसका जो ऑर्बिटल है ना बेटा, वो ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, वेकेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल वेकेंट। ऐसा आप सोच रहे होंगे, हो सकता है कि भाई इसने भी बॉन्ड नहीं बनाया और इसने भी बॉन्ड नहीं बनाया, है ना, तो वेकेंट हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा बेटा। एक्चुअली क्या है कि देखो मैं बताता हूं आपको, ये यहाँ पर इसका ऑर्बिटल और यहाँ पर भी इसका क्या होगा बेटा, ऑर्बिटल। वैसे लिविंग ग्रुप का ऑर्बिटल और न्यूक्लियोफाइल का ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होगा बेटा ये। अगर इसकी ज्योमेट्री आप देखो, इसकी ज्योमेट्री आप देखो, तो इनको मिला दो आप, तो आपको क्या मिल रहा होगा कि ये तो क्या हो गया, ट्राइगोनल, और एक एबोव दी प्लेन और एक बिलो दी प्लेन। यानी कि ऐसा बेटा ना, ये ट्राइंगल और एक ऊपर और एक नीचे, यानी क्या, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या होगा बेटा, ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो है क्या यहां पर कि ए प्रेजेंट टाइम पे, इंस्टेंट टाइम पे बेटा दोनों बॉन्डेड है। यहां पर क्या है,
इंस्टेंट टाइम पे दोनों यहाँ पर बॉन्डेड है। और ये जो स्टेट बनी है इसको हम बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन स्टेट। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट, जिसको हम टीएस बोल सकते हैं बेटा। इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनेगा बेटा, है ना। देखो इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी बेटा। और ये आपको पता नहीं लगेगा ये कब बन गई। और जैसे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है बेटा? अनस्टेबल होती है और फटाफट से आपको क्या दे देगी? प्रोडक्ट ये दे देगी। अगर इसके बारे में बात करूं तो देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांजिशन स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो याद रखना बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कि हाइब्रिडाइजेशन में आपको सिर्फ ये काउंट करना है, एक ये सिग्मा और एक ये वाला सिग्मा आपको काउंट करना है। क्यों काउंट करना है ये तीनों सिग्मा? क्योंकि ये जो दोनों बॉन्ड थे ये तो दोनों प्रॉपर बॉन्ड नहीं रहे, तो 3 सिग्मा का क्या हो जाएगा बेटा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और जिसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी ज्योमेट्री होती है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन याद रखना बेटा अगर ये दोनों नहीं होते तो उसकी ज्योमेट्री बिल्कुल सही थी बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि एक तरफ तो एल भी है और एक तरफ क्या बेटा? न्यूक्लियोफाइल भी है, तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या हो जाएगा बेटा? इसकी ट्राइगोनल पिरामिडल। तो याद रखना बेटा ज्योमेट्री कोई आपसे पूछ ले कि ट्रांजिशन स्टेट की ज्योमेट्री क्या होती है? बाई पिरामिडल, दो है ना बेटा, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, है ना। चलिए इसकी ज्योमेट्री होती है। और जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है बेटा ये अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल तो फटाफट से क्या देगी? आपको प्रोडक्ट देगी। प्रोडक्ट में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा और लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो बात स्पेस नहीं है, मैं भी बनाऊंगा, आप इतना कॉपी कर लें। थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में क्या होगा बेटा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा? कहां से अटैक करेगा बेटा? पीछे से। क्यों पीछे से अटैक करेगा? क्योंकि आगे से नहीं कर सकता, लिविंग ग्रुप मिलेगा, दोनों में रिपल्शन होगा। तो जैसे पीछे से अटैक करेगा तो ये ऐड होने वाला होगा और ये निकलने वाला होगा, तो एक वो स्टेट जो बनेगी उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। चलिए, और स्टेट बनने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसका बॉन्ड बन रहा होगा बेटा, इसका टूट रहा होगा, तो स्लो स्टेप होता है, उसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है इसका हाइब्रिडाइजेशन है और इसकी ज्योमेट्री है। और याद रखना बेटा ट्रांजिशन स्टेट जो है वो अनस्टेबल होती है। क्या होती है बेटा? स्टेबल नहीं होती, नहीं अनस्टेबल होती है। और फटाफट से आपको क्या देगी बेटा? ये प्रोडक्ट आपको देगी। क्या करेगा? आपको प्रोडक्ट देगी। तो मैं वो ट्रांजिशन स्टेट के बाद से लिख रहा बेटा ना, तो ट्रांजिशन स्टेट के बाद में फिर फास्ट स्पीड से बेटा ना, फास्ट रेट से क्या होगा? आपका प्रोडक्ट बनेगा। कैसे? कि वो जो कार्बन था, जो न्यूक्लियोफाइल था ना बेटा, वो ऐड हो गया पीछे से, ठीक है, लिविंग ग्रुप निकल गया। अब लेकिन एक चीज याद रखना बेटा कि पहले वो जो क्या था, आर इधर था ना, तो अब देखना थोड़ा ध्यान से मैच करना कि देखो ये आर इधर आ गया बेटा, ठीक है। और बोलो क्या क्या था? एक आर डैश था और एक आर डबल डैश था। तो ये यहां से मैं कर देता हूं बेटा, हाँ पहले एक मिनट को मैं बना देता हूं। एक ये आर था बेटा यहाँ पर, और एक आर डैश था, और यहाँ पे क्या था? ये आर डबल डैश है ना। ये ऐसा क्यों बनाया मैं समझाऊंगा अभी आपको। न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया तो ये आर डैश, और ये आपका बेटा क्या, ये आपका हो गया ये आर डबल डैश। थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा ध्यान ये देना कि पहले अभी तीनों जो है वो तीनों इस तरफ थे, इनका जो झुकाव है वो किस तरफ था? इस तरफ था। लेकिन अभी इनका जो ओरिएंटेशन है वो किस तरफ हो गया? थोड़ा सा ओरिएंटेशन जो है वो इनका ओरिएंटेशन थोड़ा इस तरफ से हो गया, है ना। देखो इन दोनों में देखो कि इनका जो झुकाव है वो थोड़ा इस तरफ है, लेकिन अब जैसे ही प्रोडक्ट आपका बना, जैसे ही आपका प्रोडक्ट बना वो ओरिएंटेशन उस तरफ हो गया। ये डिफरेंस है बेटा, है ना। देखो आर इस तरफ है लेकिन प्रोडक्ट में उस तरफ हो गया, ये आर डैश इस तरफ था लेकिन वो उस तरफ हो गया, ये थोड़ा इस तरफ था लेकिन वो उस तरफ हो गया। तो इसको बोलते हैं बेटा इन्वर्जन। इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्ट। ये लिविंग ग्रुप था ना बेटा, ये आपका लिविंग ग्रुप L- निकल चुका है। तो जो ये अरेंजमेंट था, ये वैलेंसी का अरेंजमेंट या जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर वो उस तरफ हो गया, उसी को हम बोलते हैं बेटा इन्वर्जन बोलते हैं।
जैसा कि एग्जांपल में आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। या जैसे आप मान लो कि किसी व्हीकल पे बैठे हो, बाइक पे बैठे हो और आपने अम्ब्रेला यूज किया हुआ है, तो जैसे आप अम्ब्रेला में जैसे जोर से हवा आएगी तो अम्ब्रेला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बेटा, है ना। जैसे मान लो ये अम्ब्रेला है आपका, है ना, ये अम्ब्रेला है ना, ये अम्ब्रेला है आपका, ठीक है। अब मान लो इधर से हवा आएगी, है ना, जैसे इधर से जोर से हवा आएगी तो अम्ब्रेला क्या, ये तो ऐसा रहेगा बेटा, लेकिन अम्ब्रेला क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन बोलते हैं बेटा। तो वही चीज एक्चुअली बेसिकली क्या हो बेटा, यहाँ पर हुई है। ये आपका अम्ब्रेला इस तरफ से था, लेकिन जोर से न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, अब अम्ब्रेला कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। तो लेकिन एक चीज याद रखना बेटा कि इनका इन्वर्जन में जो वैलेंसी का अरेंजमेंट है वो वही रहता है। जैसे कैसे कि देखो आर डैश आर डबल डैश, कैसे देखो आर डैश जो है बेटा वो किसके बीच में था, आर और आर डबल डैश के बीच में। तो वो आर डैश जो है वो इन्वर्जन होने के बाद भी आर और आर डबल डैश के बीच में ही वो रहेगा बेटा, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखना बेटा। चलिए, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया बेटा, इसको बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट बोलते हैं बेटा। और ये फास्ट स्टेप में इधर हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है बेटा कि जो ट्रांजिशन स्टेट बना है वो अनस्टेबल है। तो अगर हम इसकी पूरी मैकेनिज्म को आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या है, सिंगल स्टेप में हो गया। ऐसा इसमें दो स्टेप आपको दिख रही होगी, सिर्फ एक स्लो वाली और एक फास्ट वाली। तो बेसिकली ऐसा है बेटा कि वो जो ट्रांजिशन स्टेट बना है उसके जस्ट बाद हैंड टू हैंड आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। जो ट्रांजिशन स्टेट है वो स्टेबल नहीं है, यानी कि एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। याद रखना बेटा, SN2 जो है वो क्या है बेटा, सिंगल स्टेप रिएक्शन हुई। चलिए, अब हम बात करते हैं रेट ऑफ SN2 रिएक्शन की। किसकी बात करें बेटा, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन की। रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन कैसे, कि कौन सा एल्किल हैलाइड जो है वो फास्ट रिएक्शन करेगा और कौन सा एल्किल हैलाइड जो है वो स्लो रिएक्शन करेगा। अब ये यहां पर आप बना लो, पहले मैं मिटाने वाला हूं, है ना। चलिए, ये हो गया बेटा रिएक्शन। तो अब थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो कि आपका रिएक्टेंट जो है बेटा, अब रिएक्टेंट में क्या है बेटा, जैसे मान लेते हैं कि इधर भी क्या है, कोई आर ग्रुप है, इधर भी क्या है, कोई आर ग्रुप है, इधर भी क्या है, आर ग्रुप है ना, और लिविंग। आर का मतलब हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो क्या होगा बेटा कि जब तीनों ही आर ग्रुप होंगे, हाइड्रोकार्बन होंगे, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा, तो इस न्यूक्लियोफाइल को, ये आर होंगे जो बेटा हाइड्रोकार्बन बड़े बड़े ग्रुप है ना, तो उससे क्या होगा कि ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उसको यहां पर अटैक करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, है ना। क्या ये भी हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये भी हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये भी हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो जब तीनों हाइड्रोकार्बन पार्ट है, अच्छा ये कार्बन जो है, कौन सा कार्बन हो गया बेटा, देखो ये कार्बन जो है डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 3 कार्बन से। ये तो कौन सा होगा बेटा, 3 डिग्री कार्बन, है ना। कौन सा होगा बेटा, 3 डिग्री कार्बन। या फिर ये पूरा देखो कौन सा एल्किल हैलाइड बेटा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में 3 लार्ज ग्रुप के हाइड्रोकार्बन होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा बेटा, क्योंकि बीच में ये इसको अटैक नहीं करने देंगे, ये रेजिस्टेंस पैदा करेंगे यहाँ पर। तो इनके रेजिस्टेंस की वजह से अटैक नहीं होगा, और अटैक नहीं होगा जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो इस रिएक्शन को बहुत कम करेगा, बहुत धीरे करेगा, या फिर हम बोले करेगा ही नहीं। तो अगर हम बात करें 3 डिग्री की, तो 3 डिग्री में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे कम करेगा। अब वही अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो अब मैंने क्या किया कि एक आर हटा दिया, है ना, और उसकी जगह लगा दिया हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब ये कौन सा होगा बेटा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो अभी क्या हुआ, थोड़ा स्पेस हो गया बेटा, अभी आराम से थोड़ा अच्छे से क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो थोड़ा क्या करेगा बेटा, 2 डिग्री 3 डिग्री के रेस्पेक्ट में थोड़ा फास्ट रिएक्शन करेगा। अब मान लो कि यहाँ पर आपने एक और आर हटा दिया, यानी कि अब क्या बचा, CH2। तो ये एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो अब तो और खाली जगह हो गई, तो और इजीली अटैक करेगा। तो यानी कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और फास्ट रिएक्शन करेगा। अब मान लो कि एक कोई भी आर नहीं है, सिंपल क्या बेटा, CH3 है। तो यहाँ पर कोई भी बड़े बड़े ग्रुप नहीं है, तो रिपल्सन बिल्कुल भी नहीं होगा बेटा। रिपल्सन नहीं होगा तो आराम से बहुत फास्टली रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर CH3 बहुत फास्टली रिएक्ट करेगा। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा एल्किल हैलाइड है,
कौन सा एल्किल हैलाइड है जो फास्ट रिएक्शन करेगा बेटा। तो मैंने वो ऑर्डर लिख दिया बेटा, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। कौन फास्ट करेगा बेटा, पहले CH3 वाला एल्किल हैलाइड रिएक्शन करेगा, यानी कि मैं लिखता हूं CH3X मिथाइल एल्किल हैलाइड रिएक्शन करेगा, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, है ना बेटा। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। चलिए, और ये ऑर्डर क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम कुछ बात करते हैं बेटा छोटी छोटी। तो ये जो रिएक्शन है SN2 रिएक्शन, कौन सी बेटा, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता है। जो ट्रांजिशन स्टेट थी वो इंटरमीडिएट में काउंट नहीं होती है। तो आप पहला पॉइंट लिखना, इट इज अ कंसर्टेड रिएक्शन। और कंसर्टेड रिएक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, सिंगल स्टेप रिएक्शन, है ना। ये क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। हमने समझा भी था ना बेटा, ऊपर इंटरमीडिएट नहीं बनता है। चलिए, दूसरा क्या बेटा, कि अगली पॉइंट लिखो, इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनता है बेटा, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और याद रखना, ट्रांजिशन स्टेट जो होती है क्या होती है बेटा, लेस स्टेबल होती है ना। चलिए, अगला बेटा और पॉइंट क्या, नो इंटरमीडिएट, यानी कि यहां पर कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, ठीक है। और जब याद रखना बेटा कि कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो यहां पर कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। नो इंटरमीडिएट, तो यहां पर लिखना बेटा नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। चलिए, अगला आता है बेटा, अगर हम बात करेंगे ट्रांजिशन स्टेट में वो जो कार्बन था, ट्रांजिशन स्टेट का जो कार्बन था उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो क्या है बेटा, वो sp3। सब पॉइंट में लिख दे रहा हूं यहां पर, इन ट्रांजिशन स्टेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, है ना बेटा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, वो क्या है बेटा वहां पर, sp2, ठीक है। चलिए, sp2 क्यों आता है बेटा, क्योंकि वो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था और लिविंग ग्रुप जो है उन दोनों के बॉन्ड को हम कंसीडर नहीं करेंगे बेटा, है ना। चलिए, तो sp2 की ज्योमेट्री वैसे तो ट्राइगोनल क्या होती है बेटा, प्लेनर होती है, बट यहां पर स्टार पॉइंट लगाए लिखना, बट यहां पर ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, ज्योमेट्री लिख रहा हूं मैं यहां पर, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। यहां पे ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। तो ये कुछ पॉइंट थे बेटा अभी SN2 रिएक्शन में, अभी और भी बाकी है। चलिए, अगला पॉइंट आता है बेटा कि इसकी रेट कैसे लिखेंगे ना। तो रेट जो है बेटा, रेट कैसे लिखते हैं, वो वैसे तो 12th क्लास में ही आता है बेटा कि रेट कैसे लिखा जाता है। तो रेट का मैं बताता हूं बेटा कैसे लिखते हैं, कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है बेटा, किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये रेट निकालते हैं। रेट क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो तो बेटा हम प्रोडक्ट कर देंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर ये तो मैंने अलग से बताया ना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा, ये वाला। तो पॉइंट क्या है बेटा, कि अगर आपसे यहाँ पे लिखा जाए या आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, कि SN2 रिएक्शन की रेट क्या होगी, तो देखो बेटा SN2 रिएक्शन में कौन कौन था बेटा, वहां पर कौन कौन था, एक तो एल्किल हैलाइड था, एक तो RX
तो RX की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। और एक आपका कौन था बेटा अटैक करने वाला, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा वो भी क्या होगा, इसी में काउंट होगा, किसमें, रिएक्टेंट में। अब देखो ये कैसे पहचानते हैं बेटा, थोड़ा सा बता देता हूं कि जो स्लो स्टेप रिएक्शन है, जो स्लो स्टेप रिएक्शन है, तो स्लो स्टेप रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट काम में आ रहे हैं, या स्लो स्टेप रिएक्शन जब हो रही है तो उस टाइम पे कितने रिएक्टेंट है, तो उन दोनों रिएक्टेंट को ही हम लिखते हैं बेटा। रिपीट कर रहा हूं, स्लो स्टेप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट को ही यहां पर लिखा जाता है, सब रिएक्टेंट को नहीं लिखा जाएगा बेटा, है ना। मैं आपको दोबारा से जब भी चीज काम में आएगी तो फिर रिवीजन करा दूंगा, लेकिन याद रखना बेटा कि रेट निकालते हैं तो रेट निकालते टाइम पे हम वही रिएक्टेंट लिखते हैं जो स्लो स्टेप में होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था कि रेट जो है वो कौन से स्टेप से निकलती है बेटा, स्लो स्टेप से निकलती है। तो जब रेट ही स्लो स्टेप से निकलती है तो रिएक्टेंट भी वही यूज करेंगे जो स्लो स्टेप में यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर RX और न्यूक्लियोफाइल दोनों थे। तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, यानी कि दोनों पर ये डिपेंड करेगी बेटा, ठीक है। अब देखो इसका भी एक ऊपर जो पावर होती है, ये रिएक्टेंट के ऊपर जो मैंने पावर लिखी है बेटा, इसको हम ऑर्डर बोलते हैं। ये जो रिएक्टेंट के मैंने ये रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर लिखी है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर हम बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि SN2 रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन, तो SN2 रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया, देखो एक ऑर्डर तो एल्किल हैलाइड का प्लस एक ऑर्डर न्यूक्लियोफाइल का, तो ऑर्डर कितना होगा बेटा, वो इज इक्वल टू 2। तो ये जो 2 है ना बेटा, वो इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो ये जो SN2 है, SN2 का मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पर कि ये, वैसे तो 2 का मतलब बाइमोलिकुलर होता है बेटा, है ना। चलिए, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, 2 यानी कि SN2 जो है बेटा वो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये क्या है बेटा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। चलिए, अगर हम बात करें, अगला आता है बेटा मोलिकुलरिटी। क्या आता है, मोलिकुलरिटी। आपसे पूछा जाए कि इसकी मोलिकुलरिटी कितना है। अब मोलिकुलरिटी का मतलब वापस से कि जो बेटा RDS होता है उसमें कितने मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 मोलिक्यूल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है, 2, यानी कि 2 मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और 2 मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, इसी वजह से बोलते हैं बेटा बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि एक तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है और 2 मोलिक्यूल काम में आ रहे हैं, तो ये हो गया बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए कॉपी कर दीजिए बेटा। ये सब पॉइंट आप MCQ में याद कर सकते हो बेटा, पूछते हैं ना। चलिए, तो SN2 में जो ऊपर 2 लिखा है, आप उसको, वैसे तो वो मोलिकुलरिटी है बेटा ना, लेकिन वहां से भी याद कर लेना कि ऑर्डर पे कितना होता है, 2 होता है। और इसकी जो रेट है वो दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। मोलिकुलरिटी भी 2 होती है। हाँ, स्टेप सिंगल हो गई बेटा। जो ऊपर पावर लिखा है ना उसका उल्टा कर लो। 2 लिखा है मतलब, देखो आपको थोड़ा समझा देता हूं बेटा। एक होता है SN2 और एक होता है SN1। तो अगर आपकी स्टेप पूछा जाए, तो जैसे ये 2 है, तो 2 का उल्टा कितना होगा, 1, है ना। समझने के लिए 2 का उल्टा कितना होगा, 1। तो ये हो गया 1 स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। और 1 का उल्टा कितना होगा, 2, यानी कि एक से ज्यादा स्टेप, यानी कि मल्टीपल स्टेप। तो इस तरह से मैं याद करता हूं, तो आप भी कर सकते हो। SN2 का मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, 1 का मतलब मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। तो अभी हम बात करें सिर्फ SN2 की बात करें। अभी हम बात करें बेटा SN2 की बात करें। अब अगर बात करें लिविंग ग्रुप की, आपसे पूछा जाए बेटा कि SN2 रिएक्शन कौन फेवर करता है लिविंग ग्रुप में, तो लिविंग ग्रुप जो बेटा गुड होना चाहिए, क्योंकि लिविंग ग्रुप गुड होगा बेटा तो आसानी से निकल जाएगा, और आसानी से निकलते रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो लिविंग ग्रुप तो गुड होना चाहिए बेटा, है ना। तो अगला लिखो बेटा, पॉइंट अगला है गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप फेवर्स SN2 रिएक्शन। गुड लिविंग ग्रुप फेवर्स SN2 रिएक्शन, यानी कि जितने भी लिविंग ग्रुप, जो गुड लिविंग ग्रुप हैं, वो सब कौन सी रिएक्शन को फेवर करेंगे बेटा, SN2 रिएक्शन को, है ना। चलिए, अब क्यों, क्योंकि अगर आप देखो रेट
ऑफ SN2। तो रेट ऑफ SN2 में वो एल्किल हैलाइड और RX के ऊपर RX और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करती है। तो RX में क्या होता है बेटा कि RX में दो चीजें होती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा ये? एक तो ये RX के ऊपर डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। तो हम RX की अगर बात करें तो RX में दो चीजें होती है, एक तो R होता है और X होता है। और X क्या होता है बेटा? लिविंग ग्रुप। तो क्या होना चाहिए कि R का तो मैंने थोड़ी देर पहले ऑर्डर लिखाया था बेटा कि पहले मिथाइल होता है, फिर 1 डिग्री पे, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है। और लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए बेटा? गुड होना चाहिए। लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए? गुड होना चाहिए, जल्दी रिएक्शन होने के लिए। तो रेट ऑफ SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा लिविंग एबिलिटी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा? लिविंग एबिलिटी के। कि जिस लिविंग ग्रुप की लिविंग एबिलिटी ज्यादा होगी उसकी रेट उतनी ही बढ़िया होगी। चलिए अब मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपको मैंने दिया एक एल्किल आयोडाइड, एक मैंने आपको दिया एक एल्किल ब्रोमाइड, एक मैंने आपको दिया एल्किल क्लोराइड और एक आपको दिया मैंने एल्किल फ्लोराइड। आपसे पूछा गया कि इन चारों में कौन सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा। तो उसका आंसर है बेटा कि एल्किल आयोडाइड सबसे पहले करेगा, फिर एल्किल ब्रोमाइड, फिर एल्किल फ्लोराइड। ये रेट है बेटा ना, ये रेट का ऑर्डर है। जिसका ऑर्डर है बेटा ये रेट का ऑर्डर है। ये ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आयोडीन जो है वो आयोडीन क्या है बेटा? बेस्ट लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है। किससे? ब्रोमीन से, क्लोरीन से और फ्लोरीन से। तो लिविंग ग्रुप जितना बढ़िया होगा तो उतना ही जल्दी क्या करेगा बेटा? रिएक्शन कर लेगा। तो यहाँ पर अगर आप लिविंग एबिलिटी देखो, अगर यहां पर आप लिविंग एबिलिटी देखो तो लिविंग एबिलिटी जो है वो किसकी ज्यादा बेटा? I- की ज्यादा है। इसीलिए सबसे पहले कौन करेगा बेटा? RI एल्किल आयोडाइड रिएक्शन करेगा। लिविंग एबिलिटी फिर क्या आएगा बेटा? ब्रोमीन आएगा, फिर Cl आएगा, फिर F- आएगा। ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था बेटा मैंने। तो जिसकी लिविंग एबिलिटी बढ़िया होती है, जो गुड लिविंग ग्रुप होता है, वो उतनी जल्दी रिएक्शन कर लेगा। और जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इंपोर्टेंट भी बेटा पूछते हैं ना, याद रखना। आयोडाइड पहले करेगा, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। कॉपी कर दीजिए। तो ये तो था बेटा किसकी बात? लिविंग ग्रुप की बात आ रही है। अब हम बात करेंगे अल्काइल ग्रुप की कि अल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए। वैसे तो मैंने वहां पे बता दिया था, फिर भी हम अगला पॉइंट लिखेंगे कि नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट यानी कि बेटा RX एल्किल हैलाइड है ना। ये बहुत पहले की बात है, जब मैं आपको पहले स्टार्टिंग 1-2 लेक्चर की बात थी सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है ना। तो याद रखना बेटा यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या होता है? RX जो है यहां पर क्या बेटा ध्यान रखना, न्यूक्लियोफाइल और RX दोनों ही क्या है? रिएक्टेंट। बट जिसपे अटैक होता है वो क्या होता है बेटा? सबस्ट्रेट। और ये न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पर? अटैकिंग रिएजेंट। तो मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था। चलिए फिर तो यानी कि पूछ रहा है कि नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि एल्किल हैलाइड की नेचर क्या होनी चाहिए बेटा। तो एल्किल हैलाइड की नेचर क्या होनी चाहिए? क्या होना चाहिए बेटा? तो उसके लिए लिख देता हूं कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड CX। देखो मैंने अभी समझाऊंगा बेटा, पहले लिखवा रहा हूं मैं। क्या लिखा है मैंने कि अगर SN2 की बात करें, SN2 की रेट की बात करें तो स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड CX की जो कार्बन है, कौन सा कार्बन? जिस पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, जो कार्बन है जिस पर, अच्छा स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है, समझा देता हूं। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़ भाड़ बेटा ना, यानी कि बल्कि ग्रुप का प्रेजेंट होना। बल्कि ग्रुप इन द सेंस यानी हाइड्रोकार्बन का प्रेजेंट होना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, किसी भी चीज का। तो जो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, बड़ा बल्कि ग्रुप होगा उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, और जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतना ज्यादा वहां पर क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस भी होगा। तो कि जो हैलाइड वाला कार्बन है वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा तो SN2 की रेट भी उतनी ही कम हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? SN2 की रेट भी उतनी ही कम हो जाएगी। जैसे इसीलिए क्या होता है कि जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, कौन सा बेटा?
3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा तो उसमें 3 R ग्रुप होते हैं, तो उस वजह से वहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, तो वहां पर रेट क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। तो ये क्या बेटा कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। तो मैं ऑर्डर लिखा हूं दैट इज रेट ऑफ SN2, रेट ऑफ SN2 क्या होगा बेटा। सबसे पहले हम बात करें, देखो CH3X यानी कि मिथाइल हैलाइड क्या करेगा बेटा, सबसे फास्ट करेगा। क्यों, अब देखो यहां पर देखो ये रहा कार्बन, हैलाइड वाला कार्बन, अब यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब बेटा बल्कि ग्रुप में नहीं आता है, तो क्या हुआ देखो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम तो रेट ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये CH3X जल्दी करेगा। और जैसे यहाँ पर एक R लिख दूंगा, क्या आ गया बेटा, एक R आ गया हाइड्रोजन की जगह पे। तो अब जैसे जैसे R आता जाएगा रेट क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी, क्योंकि R आने से क्या होता है, रिपल्शन होता है, ज्यादा भीड़ भाड़ होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो एज स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस रेट डिक्रीजेस। उसके बाद एक और R आ जाए, मान लो बेटा ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, फिर से रेट कम हो जाएगी। ये कौन सा बेटा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर उससे कम किसकी होगी बेटा, 3 R आ जाएंगे, है ना। तो ये 3 R आ जाएगा, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो SN2 रिएक्शन की अगर हम बात करें तो फास्ट कौन करता है बेटा, मिथाइल एल्किल हैलाइड, और सबसे स्लो कौन करेगा बेटा, या मैं बोलूंगा कि 3 डिग्री तो बहुत करेगा ही नहीं बेटा, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए बेटा इसको। चलिए तो ये जनरल था बेटा, यानी कि RX में R की हमने बात कर ली और X की यानी कि लिविंग ग्रुप की हमने बात कर ली है ना बेटा। चलिए अब मैं नोट लिखो बेटा, नोट लिखवा दे रहा हूं। नोट क्या है, ये नोट है बेटा जेई एडवांस के लिए ना बेटा, आप जेई एडवांस की बात करेंगे उसके लिए एक नोट लिखवा दे रहा हूं मैं, एक पूरा ही ऑर्डर लिखवा दे रहा हूं। किसका ऑर्डर बेटा, कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, कि SN2 रिएक्शन की रेट कौन होती है, यानी कि कौन से कंपाउंड पहले रिएक्शन कर लेते हैं, कौन से कंपाउंड बाद में रिएक्शन करेंगे। तो सब कुछ मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होता है, बट आप चाहो तो सीधा सीधा ऑर्डर भी आप याद कर सकते हो। तो रेट ऑफ SN2 का हम क्या लिखा था, ऑर्डर लिखा दे रहा हूं बेटा ना। तो देखो सबसे पहले क्या होगा बेटा, अच्छा ये जो मैं लिखा रहा हूं ये ऐसा नहीं कि हमेशा ही होगा, लेकिन जनरली ऐसा होता है ना, वो एक दो एक्सेप्शन अलग बात है, बाकी जनरली ऐसा होगा। तो देखो सबसे पहले जो है वो कौन रिएक्शन करेगा, RCO CH2X। तो ये क्या है बेटा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डबल बॉन्ड के कौन सा कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन के बाजू वाला अल्फा कार्बन है बेटा, है ना। तो सबसे पहले ये रिएक्शन करेगा, उसके बाद RO CH2X। अभी क्या है बेटा, ये लोन पेयर के बाजू वाला कार्बन है, बेसिकली देखा जाए तो इसको आप अल्फा कार्बन, इसका ये अल्फा कार्बन हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये लोन पेयर और यहाँ पे क्या है बेटा, ये हाइड्रोजन जो है ना बेटा, इनके बीच में रेजोनेंस होने की पॉसिबिलिटी है। चलिए उसके बाद बेटा, यानी कि पहले ये हैलाइड फिर ये हैलाइड निकल जाएगा। उसके बाद बेटा अगला आता है कंपाउंड CH3X, फिर मिथाइल हैलाइड अभी हमने दिखाया था। उसके बाद आएगा बेटा कौन रिएक्शन करेगा, रेट आएगी बेटा बेंजाइल हैलाइड, CH2X बेंजाइल हैलाइड रिएक्शन करेगा। उसके बाद कौन रिएक्शन करेगा बेटा, अलाइल हैलाइड CH2 डबल बॉन्ड, इधर लिखना बेटा जगह नहीं मेरे पास। उसके बाद कौन रिएक्शन करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2X यानी कि अलाइल हैलाइड रिएक्शन करेगा। उसके बाद कौन रिएक्शन करेगा बेटा, RCH2X यानी कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड रिएक्शन करेगा। उसके बाद कौन बेटा, उसके बाद तो RCHX 2 डिग्री एल्किल हैलाइड रिएक्शन करेगा। उसके बाद कौन बेटा, R और X 3 डिग्री एल्किल हैलाइड रिएक्शन करेगा। तो देखो इसमें से कुछ अभी हमने पढ़ा था, 3 डिग्री से ज्यादा कौन करता है, 2 डिग्री, और 2 डिग्री से ज्यादा पहले कौन करेगा बेटा 1 डिग्री। उसके बाद कौन करेगा, अलाइल, ये कौन सा बेटा, अलाइल हैलाइड करता है। अलाइल हैलाइड से पहले कौन करेगा, बेंजाइल हैलाइड, और देन क्या करेगा बेटा, मिथाइल। और मिथाइल से भी फास्ट कौन कर सकता है बेटा, ये वाला ग्रुप, और इस वाले ग्रुप से भी कौन फास्ट करेगा, ये वाला ग्रुप। तो मैंने जे एडवांस के लिए लिखवा दिया है। अगर आप सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए कोई ये ऑर्डर जरूरत नहीं है। आप बोर्ड के लिए आपको 2 चीजें समझ जानी है कि लिविंग ग्रुप बढ़िया होना चाहिए, जैसे आयोडीन पहले करेगा, है ना, और
बोर्ड के लिए कौन सा, सिर्फ मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इतना याद रख लीजिए, तो आपका बोर्ड का काम हो जाएगा बेटा। चलिए बेटा कुछ एग्जांपल करते हैं। अच्छा अब दूसरे क्या है यहाँ पर कि हम प्रेफरेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? प्रेफरेंस। प्रेफरेंस कैसे कि आपको दो चीजें चेक करनी है बेटा। आपसे पूछेगा कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन बताओ, तो आपको दो चीजें चेक करनी है। एक तो आपको एल्किल हैलाइड जो है वो कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या मिथाइल। दूसरा लिविंग ग्रुप कौन सा है, गुड लिविंग ग्रुप है, बैड लिविंग ग्रुप है। तो दो चीजें चेक करनी है आपको। लेकिन प्रेफरेंस किसको देनी है? देखो कई बार क्या होगा कि वो लिविंग ग्रुप भी सब अलग हो जाएगा और डिग्री भी सब अलग हो जाएगी, तो डिग्री के अकॉर्डिंग अलग आंसर आएगा और लिविंग ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग आंसर आएगा। तो एक्चुअली करना क्या है आपको, प्रेफरेंस क्या देनी है बेटा चेक करने के लिए? आपको डिग्री चेक करना है, यानी कि जो R ग्रुप है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देनी है इन कंपैरिजन टू लिविंग ग्रुप। हाँ अगर तीनों का R सेम हो, जैसे सबका 1 डिग्री हो या सबका 2 डिग्री हो, तो फिर आप क्या करो, फिर लिविंग ग्रुप को आप कंपेयर करो, है ना। तो यहां पर आपको जो प्रेफरेंस देनी है, प्रेफरेंस किसके लिए? प्रेफरेंस टू चेक रेट ऑफ SN2। SN2 की रेट को चेक करने के लिए जो आपको प्रेफरेंस देना है बेटा, वो प्रेफरेंस किसको देना है? सबसे पहले आपको चेक करना है टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड। आपको टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड चेक करना है, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है कि वो जो है वो मिथाइल है या वो 1 डिग्री है या वो 2 डिग्री है या वो 3 डिग्री है। अगर ये सब में कॉमन हो, अगर सब में अलग है तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, लेकिन ये सब में कॉमन हो तो फिर आपको चेक करना है देन लिविंग ग्रुप। आपको क्या चेक करना है बेटा? देन लिविंग ग्रुप आपको चेक करना है। कैसे, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं बेटा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है CH3 CH3 और आयोडीन। एक तो ये दिया बेटा आपको, फिर दिया है CH3 CH3 ब्रोमीन। आपसे पूछा गया बेटा कि इन दोनों में कौन SN2 रिएक्शन फास्ट करेगा, इन दोनों में कौन SN2 रिएक्शन फास्ट करेगा बेटा, है ना। तो देखो अब यहां पर आप चेक करो कि ये कार्बन कौन सा है। तो ये जो आयोडीन लगा हुआ है बेटा ये 2 डिग्री है, ये ब्रोमीन 2 डिग्री। तो यहाँ पे दोनों जो कार्बन है वो 2 डिग्री है, यानी कि क्या बेटा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो जब एल्किल हैलाइड सेम हो जाए तो आप फिर आयोडीन लिविंग ग्रुप पे जाओ। तो देखो आयोडीन लिविंग ग्रुप और ये वाला, तो इनमें कौन सा बेटा कि आयोडीन क्या बेटा गुड लिविंग ग्रुप है इसके कंपैरिजन में। तो पहले कौन कर लेगा बेटा रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन कर लेगा। क्यों पहले कर लेगा? क्योंकि आयोडीन क्या बेटा गुड लिविंग ग्रुप है ना। तो ये क्वेश्चन कौन सा था बेटा? ये रेट है बेटा, कौन सी थी? ऑर्डर, किसका ऑर्डर है? ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN2, है ना। तो कौन पहले करेगा? ये वाला ग्रुप पहले करेगा। तो इस तरह से आपको सबका चेक करना है। अगला एग्जांपल आता है बेटा, जैसे मान लो आपके पास है CH3 CH2 CH2Br, ठीक है। एक आपके पास है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक आपके पास CH3 CH2 CH3 और आयोडीन। इन दोनों में से आपसे पूछा गया कि एक तो ये 1 है और एक ये 2 है। इन दोनों में से कौन करेगा बेटा? SN2 रिएक्शन पहले कौन करेगा? तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे? एल्किल हैलाइड चेक करोगे बेटा, है ना। तो प्रेफरेंस देखो, अब सबसे पहले देखो ये जो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है ये कार्बन कौन सा बेटा? 1 डिग्री। लेकिन यहाँ पे जो आयोडीन जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा है? 2 डिग्री। तो आप बताओ अगर SN2 की बात करें ना, रेट ऑफ SN2, तो रेट ऑफ SN2 में कौन पहले करता है बोलो? ऑर्डर याद आना चाहिए बेटा आपको। मिथाइल पहले करता है, फिर कौन करता है? 1 डिग्री करता है, फिर 2 डिग्री करता है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री पहले कौन करेगा बेटा? 1 डिग्री पहले करेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो पहला वाला है उसका ज्यादा होगा दूसरे से। क्यों ज्यादा होगा?
बिकॉज 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री, है ना। चलिए दूसरा, आप कहीं बच्चे क्या बोलेंगे कि सर आयोडीन गुड लिविंग ग्रुप है तो ये पहले करना चाहिए। तो इसीलिए बेटा क्या करना है कि देखो, अगर बच्चे लिविंग ग्रुप को देख के आंसर दे तो ये पहले करेगा। कई बच्चे क्या होंगे कि जो एल्किल हैलाइड को देख के आंसर देंगे तो ये वाला पहले करेगा। तो आपको करना क्या है, इसीलिए मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा है बेटा। हम किससे जाएंगे, प्रायोरिटी, यानी कि हम किसको लेंगे बेटा, एल्किल हैलाइड को लेंगे। प्रायोरिटी किसको जाएगी, एल्किल हैलाइड को जाएगी। तो 1 डिग्री ज्यादा करता है 2 डिग्री से, इसीलिए 1 जो है वो जल्दी रिएक्शन करेगा, यानी कि ये वाला क्या करेगा, ये वाला फास्ट रिएक्शन करेगा। चलिए प्रायोरिटी ऑर्डर को आपको फॉलो जरूर करना है बेटा, है ना। चलिए इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं बेटा, है ना। ऐसा मत सोचना कि बोर्ड में नहीं पूछते, बोर्ड में पूछते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे मान लो एक दिया आपको CH3, CH2, CH और CH3, ये यहां पर बेटा आपके लगा जाए ब्रोमीन, ठीक है। उसके बाद एक है CH3, CH2, CH, CH3 और यहां पे लगा जाए बेटा आपका आयोडीन, ये 1 2, है ना। और एक है बेटा ये CH3, CH2, CH2, CH2 और आयोडीन, ये 3 और एक CH3, CH2, CH2, CH2 और ब्रोमीन 4। अब इन 4 में से आपको जैसे पूछा जाए कि कौन फास्ट करेगा, है ना, या फिर इनका ऑर्डर बताओ। किसका बेटा, SN2 का। क्या बताना आपको, क्वेश्चन क्या है भाई, ऑर्डर बताना आपको, ऑर्डर ऑफ SN2, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। चलिए तो सबसे पहले कार्बन की डिग्री चेक करो। तो ब्रोमीन जहां से लगा हुआ बेटा वो 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है। यहां पर जहां आयोडीन लगा हुआ है वो 2 डिग्री कार्बन, यहाँ पे आयोडीन लगा हुआ है 1 डिग्री कार्बन, ब्रोमीन लगा हुआ है वो 1 डिग्री कार्बन। सबसे पहले आपको डिग्री चेक करनी है। तो आप देखो बेटा कि SN2 रिएक्शन की बात हो रही है तो कौन पहले करता है बेटा, 1 डिग्री वाले पहले करते हैं, यानी कि 3 वाला और 4 वाला पहले करेगा। लेकिन अब बताओ कि 3 वाले और 4 वाले में डिग्री सेम हो गया तो आप लिविंग ग्रुप पे जाओ। ये आयोडीन है, ये ब्रोमीन है, तो पहले कौन करेगा बेटा, आयोडीन पहले करेगा। तो यहाँ पे देखो 1 डिग्री की वजह से, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की वजह से ये दोनों पहले रिएक्शन करेंगे और इन दोनों में आयोडीन लिविंग ग्रुप गुड होता है इसलिए पहले ये रिएक्शन करेगा। तो सबसे फास्ट 3 करेगा, फिर 4 करेगा, अब फिर ये दोनों करेंगे। लेकिन अब इन दोनों में से भी फास्ट कौन करेगा बेटा, इन दोनों में फास्ट कौन करेगा, आप जानते हो कि डिग्री सेम है तो लिविंग ग्रुप बेस्ड किसका है बेटा, इस वाले का। तो 2 करेगा और फिर 1 करेगा, तो इसका आंसर आएगा 3 4 2 1। ये इसका ऑर्डर है बेटा, है ना, रेट का। फिर सबसे फास्ट ये करेगा, फिर देन ये सबसे लास्ट में ये करेगा बेटा। तो इस तरह से आपको बताना है एल्किल हैलाइड की डिग्री देखकर और लिविंग ग्रुप की नेचर देखकर कि कौन SN2 रिएक्शन को क्या करेगा बेटा, पहले करेगा। और SN2 रिएक्शन का ऑर्डर जरूर याद रखें बेटा, एल्किल हैलाइड वाला भूल नहीं कि SN2 रिएक्शन है वो सबसे पहले मिथाइल में होती है, फिर 1 डिग्री में होती है, फिर 2 डिग्री में होती है और देन 3 डिग्री में होती है। 3 डिग्री वाला सबसे कम करता है बेटा। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रोकते हैं बेटा। ये जो मैंने SN2 रिएक्शन पढ़ाया है, SN2 रिएक्शन का एक लेक्चर 2 लेक्चर की जरूरत पड़ती है कम से कम, है ना बेटा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बाकी रह गई, बहुत सारी बातें करनी है हमको इसके अभी, और इसके थोड़े 1-2 एग्जांपल और देखने हैं। इसके अलावा SN2 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें देखनी है। SN2 रिएक्शन को और भी कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो देखना है। तो वो सब जो है मैं अगले क्लास में कंटिन्यू करूंगा। तो आप बने रहिए बेटा, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।